मैंने कल आपको बताया था ये कि बैंडविड्थ जो होती है सिस्टम की एलआरसी सर्किट की R/L होती है, और क्वालिटी फैक्टर भी बताया था मैंने। क्वालिटी फैक्टर क्या बताया था मैंने आपको? क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन, अरे कहां गया? हाँ, इट इज डिफाइंड एज द इंडक्टिव पावर ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ। ये होते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो जो ओमेगा नॉट होती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी 1/√LC, और जो बैंडविड्थ होती है वो होती है R/L। तो 1/R/L/√LC। तो जो क्वालिटी फैक्टर होगा 1/R√L/C होता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो क्वालिटी फैक्टर जो डिपेंड करता है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यदि आप रेजिस्टेंस को कम करोगे, रेजिस्टेंस को कम करोगे तो बैंडविड्थ भी क्या हो जाएगी? बैंडविड्थ भी कम हो जाएगी, और क्वालिटी फैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। ये मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में बताया था। रेजिस्टेंस कम होगा तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी और क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाएगा। क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, है ना। तो यदि आप रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ये जो ग्राफ बनता है ये इस तरीके का हो जाता है, शार्पनेस जो है इसकी बढ़ जाती है। ये बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ कम हो जाती है, और शार्पनेस यानी कि इसकी क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाता है, शार्पनेस बढ़ जाती है, मैक्सिमम पावर भी बढ़ जाती है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था। आगे क्या बात समझ में? इस तरीके से तो कुछ ये इस टाइप के चैप्टर थे, इस टाइप का क्वेश्चन था। अब देखो, जिस तरीके से सीरीज एलसीआर सर्किट होता है उसी तरीके से पैरेलल एलसीआर सर्किट भी होता है ना। सीरीज एलसीआर सर्किट के साथ साथ पैरेलल एलसीआर सर्किट भी होता है। पहले मैं सीरीज एलसीआर सर्किट पर आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं, है ना, ज्यादा सही रहेगा। सीरीज एलसीआर सर्किट पर एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। अरे काम आ गया। थोड़ी देर हो गई, 1 मिनट अभी। क्यू फैक्टर वाला क्वेश्चन आ गया। चलो कोई बात नहीं, चलो चलो क्वेश्चन देखो। रेजोनेंस की कंडीशन, मैं कुछ क्वेश्चन और कराता हूं, वो आप देखना बेटा, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं हम इसमें। जैसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लिखते हैं, एक और भी क्वेश्चन लिखो। जैसे ये है रेजिस्टेंस कैपेसिटर और ये है वोल्टेज सोर्स। दिस इज द वोल्टेज सोर्स, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का वोल्टेज सोर्स है। एक्सेल इसमें 100 ओम है, रेजिस्टेंस इसमें 60 ओम है, और एक्सिस में 20 ओम है। क्लियर है क्या बात? एक्सिस में 20 ओम है। फाइंड पावर फैक्टर ऑफ सर्किट। पावर फैक्टर का मतलब होता है आपको इसमें cos फाई की वैल्यू बतानी है। इसमें आपको cos फाई यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू बतानी है। बताओ बेटा पावर फैक्टर कितना होगा?
हाँ भाई, कैसे निकालेंगे पावर फैक्टर? देखो इधर, पावर फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? अरे LIC का यूज करेंगे ना, LIC का यूज करेंगे। कैसे? LIC यानी कि VL ये होता है VR और ये होता है VC। क्लियर है क्या बात? तो सबसे पहले देखो इसमें XL माइनस XC, तो जब इसमें XL बड़ा है और XC छोटा है, तो देखो इधर से यदि आप इंपीडेंस ट्रायंगल बनाओगे, यहां भी लिख देता हूं मैं, जब आप इसका इंपीडेंस ट्रायंगल बनाओगे तो ये देखो, ये तो हो जाएगा R और ये हो जाएगा XL माइनस XC। क्लियर है क्या बात? XL माइनस XC हो जाएगा, और XL इधर था ना XL, अरे इधर था XL, इधर था XC और इधर था XL, ऐसे करके। XL कितना है? 100 ओम, XC कितना है? 20 ओम, रेजिस्टेंस कितना है? 60 ओम। तो देखो इन दोनों वेक्टर का सम कितना आएगा? इधर की ओर आएगा कितना? 80 ओम, और ये तो हो जाएगा XL माइनस XC, XL माइनस XC, और ये क्या हो जाएगा बेटा? रेजिस्टेंस 60 ओम। तो बोर्ड पे देखो यार, तो इंपीडेंस जो होगी ये हो जाएगी टोटल, ये हो जाएगा XL माइनस XC और ये हो जाएगा थीटा यानी कि फाई। हाँ भाई, जेड बता सकते हो इसमें जेड कितनी आएगी? ये है 80 और रेजिस्टेंस है 60 ओम, ऐसे लिख लो आप। क्लियर है क्या बात? यूं करके तो जो जेड आएगा रूट ओवर 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इक्वल टू 100 ओम आ जाएगा। तो जो पावर फैक्टर होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिखना, पावर फैक्टर क्या होता है भाई? cos फाई, cos फाई की वैल्यू होगी R अपॉन Z 60 अपॉन 100। तो जो पावर फैक्टर होगा है ना, वो कितना होगा? 3 अपॉन 5 होगा। क्लियर है बात? द पावर फैक्टर इज 3 अपॉन 5। दिस इज द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज 3 अपॉन 5। cos फाई को पावर फैक्टर कहते हैं बेटा, फाई तो फेज डिफरेंस होता है, ठीक है? ये है, आज है शुक्रवार, कल और पढ़ाएंगे इसे, है ना? सवाल करा देता हूं मैं आपको, इसके जितने भी हैं सब अच्छे अच्छे, तो सही रहेगा। कॉपी कर लो फटाफट। यार एक सवाल था कि देखो, पावर फैक्टर का एक अच्छा सा सवाल ऐसे दे रखा है। फॉर एग्जांपल लिखो, द पावर फैक्टर ऑफ सीरीज LR सर्किट एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा। हाँ भाई, ए ऑप्शन है R अपॉन ओमेगा L, बी ऑप्शन है R अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 1/2। सी ऑप्शन है ओमेगा L अपॉन R। डी ऑप्शन है R अपॉन R स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 1/2। क्लियर है क्या बात? बता दो आंसर। LR सर्किट का पावर फैक्टर, फिर से पावर फैक्टर आ गया, डी ऑप्शन। डी तो नहीं आने का बेटा, माइनस लग रहा है इसमें। सर नहीं सर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे? अरे सिंपल सा ही है ना?
LIC कैसे? L तो इधर होता है, C इधर होता है, तो I इधर होता है, LIC तो VR। तो इसमें LR सर्किट है, यानी कि इंडक्टर और रेजिस्टेंस है, सही है। तो LR, तो ये तो लगाना ही नहीं है हमें को, मैं इसे काट देता हूं, BC को तो काट ही देता हूं, तो ये बचा ऐसे करके, तो ये आ जाएगा V। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, BL है, ये VR है और ये V है, तो ये होता है R, ये होता है XL और ये होता है Z। तो बेटा पावर फैक्टर क्या होता है? cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z, और Z की वैल्यू कितनी होगी? Z की वैल्यू होगी रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, यानी R अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे करना। अब ध्यान से देखो, अब हम सवाल करेंगे अच्छा खासा, कॉपी कर लो इसे फटाफट तेजी से। मेरे को क्यू फैक्टर वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा, इसमें क्यू फैक्टर था। चलो, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा। हाँ भाई, ये है। अब आप एक क्वेश्चन और लिखो। देखो बेटा क्वेश्चन, वे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। फॉर एग्जांपल इस सीरीज LCR सर्किट, is connected across an AC source, is connected across AC source E is equal to 110 sin 100 pi t minus pi by 6 minus pi by 6। क्लियर है क्या बात? करंट फ्रॉम सप्लाई इज I is equal to 2 sin 100 pi t plus pi by 12। What is the find P average? शॉर्ट में लिख दिया, P average आपको फाइंड करना है। हाँ भाई, कैसे करेंगे बताओ? कैसे करेंगे? बोर्ड पे देखो, सीरीज LCR सर्किट है। हाँ, अब की बार जो V दे रखा है और जो I दे रखा है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है, तो क्या आप इसका VRMS निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। कितना होता है? E0 अपॉन रूट 2। क्या इसका पाई RMS निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। कितना होता है? I0 अपॉन रूट 2। तो ERMS जो होगा वो 10 अपॉन रूट 2 यानी 5 रूट 2 वोल्ट होगा। जो IRMS होगा वो कितना होगा? 2 अपॉन रूट 2 एम्पियर होगा। बोलो, रूट 2 एम्पियर। तो जो एवरेज पावर होता है LCR सर्किट में, उसका फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos phi। ये फॉर्मूला होता है। तो VRMS IRMS तो हमें पता लग गया, हमें cos phi
यानी फेज डिफरेंस निकालना है। तो इसमें करंट लीड कर रही है तो वोल्टेज लैग कर रहा है। तो देखो जरा, करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है। वोल्टेज पीछे, करंट कितनी आगे है? करंट π/12 आगे है, वोल्टेज कितना पीछे है? वोल्टेज π/6 पीछे। तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस कौन सा हुआ, कितना हुआ? फेज डिफरेंस हो जाएगा π/12 प्लस π/6। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। करंट आगे है इतनी, वोल्टेज पीछे है इतना, तो दोनों में फेज डिफरेंस 12 पाई प्लस 2 पाई पाई प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आ गया फेज डिफरेंस। दिस इज व्हाट, दिस इज फेज डिफरेंस। क्लियर है क्या बात? तो Vrms कितना होगा? 5√2। Irms कितना होगा? √2। तो cos phi कितना होगा? cos pi/4। तो कितना हो जाएगा? 10 × 1/√2 इज इक्वल टू 5√2 जूल पर सेकेंड, और watt is the P average in this circuit। क्लियर है क्या बात? The P average। ऐसे करना है। अच्छा, मैंने बेटा मैसेज नहीं देखा आपका, है ना? तो मिट गया हो। करो कॉपी। जब कॉपी करना तो बोल देना आंसर। हाँ भाई, कॉपी करना तो बोल देना आंसर। वेरी गुड। मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? भाई क्वेश्चन करेंगे तभी जाकर के चैप्टर क्लियर होगा ना। न्यूमेरिकल्स करते रहो आप। जैसे चलो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, चलो लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, शॉर्ट में लिख देता हूं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज LCR circuit, where L is equal to 2 Henry, C is equal to 1 microfarad, R is equal to 1000 ohm. 1000 ohm. The applied EMF has the form V is equal to 100√2 sin 1000 t। V is equal to 100√2 sin 1000 t। क्लियर है क्या बात?
ये है, आपको करंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ना? कैसे? मान लिया ये L है, ये C है, ये रेजिस्टेंस है और ये सोर्स लगाया है EMF का, और EMF का सोर्स है 100√2 sin 1000t, ये है, और L दे रखा है 2 हेनरी, 1 माइक्रोफैराड, 1000 ओम दे रखा है। तो ध्यान से देखो, इसका आप VRMS बता सकते हैं, तो VT होगा, V एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो VRMS कितना होगा निकाल लेंगे। अरे VRMS V0/√2 100√2 अपॉन √2 इक्वल टू 100 ओम 100 वोल्ट, ये तो हो गया VRMS। तो सर्किट में जो करंट आएगी, तो V तो पता लग गया हमें, VRMS कितना है 100, इसे V बोलते हैं। तो करंट निकालनी है तो हमें इसका Z भी चाहिए, तो सबसे पहले आप Z निकालो। कैसे? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की सहायता से। XL माइनस XC का होल स्क्वायर माइनस प्लस R हाँ भाई, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो XL निकालते हैं सबसे पहले। XL कैसे? यहां निकाल देता हूं मैं। तो XL होगा ओमेगा L, है ना? ओमेगा होगा 2 पाई f इनटू L। तो जो XL होगा 2 पाई f। फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? अच्छा, ओमेगा दे रखी है ना, ओमेगा। अरे ओमेगा तो 1000 रेडियन पर सेकेंड है, ये ना। तो ओमेगा 1000 और L की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 2000 ऑफ XL। XC 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1000 और C की वैल्यू कितनी है भाई 1 माइक्रोफैराड, तो ये भी कितना हो जाएगा 1000 ओम। और रेजिस्टेंस कितना है भाई? रेजिस्टेंस है 1000 ओम। तो हम Z निकाल लेंगे, XL माइनस XC प्लस 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1000√2 ओम आ जाएगा। सही है भाई। तो Z आ गया इसमें। जब Z आ जाएगा तो हमारी इसमें करंट भी आ जाएगी, है ना? करंट कैसे आएगी? V इक्वल टू I इंटू Z से। तो जो I होती है वो V अपॉन Z
इसका मतलब IRMS VRMS अपॉन ZE होता है। तो जो IRMS करंट होगी तो VRMS वोल्टेज कितना था, अरे पीक वोल्टेज तो ये था, तो ये जाएगा 100 अपॉन Z, 1000 √2 1 अपॉन 10 √2 एम्पियर। तो ये क्या IRMS। अब हमें क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R ये निकालना है। तो ध्यान से देखो, जब इसमें ये करंट फ्लो होगी तो वोल्टेज कितना था इसका, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो 100 वोल्ट था, 100 वोल्ट VRMS। और जो इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो हो रही थी वो 1 अपॉन 10 √2 एम्पियर थी। सही है क्या बात। तो बोर्ड पे देखो, जो VR होगा, जो VC होगा और जो VL होगा। हाँ भाई, तो करंट तो तीनों में सेम होगी, तो VL इक्वल टू I इंटू XL होगा, VC इक्वल टू I इंटू XC होगा और VR इक्वल टू I इंटू R होगा। क्लियर है क्या बात। तो ध्यान से देखो, VL इक्वल टू 1 अपॉन 10 √2 1 अपॉन 10 √2 इंटू XL। कितना था XL, XL था 2000, तो ये हो जाएगा 2000, तो हो जाएगा 200 अपॉन √2 यानी कि 100 √2 वोल्ट, यहाँ गया VL। क्लियर है क्या बात। इसी तरीके से VC भी निकाल लेंगे, तो I तो है 10 अपॉन √2 और जो XC है, XC कितनी है भाई, ये है 1000, तो आ जाएगा 100 अपॉन √2 50 √2 वोल्ट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब हम फाइनली VR इक्वल टू IR निकालेंगे, तो I तो है 10 √2 और रेजिस्टेंस कितना है भाई, रेजिस्टेंस दे रखा है सर्किट में 1000 यानी कि 50 √2 वोल्ट। क्लियर है ऐसे। तो जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि 100 वोल्ट जो है 100 वोल्ट VL प्लस DC प्लस VR के बराबर नहीं है, बल्कि VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर इक्वल टू V होगा। इस तरीके से निकाला। हेलो, हाँ तो बताओ। नमस्ते। आज मैं रिवाइज कराऊंगा और थोड़ा सा थोड़ा सा रह गया है वो करना, रिवीजन ही कराऊंगा बेसिकली। बैठे में जा रहे हो तो टॉपिक तो कुछ रहा नहीं है, बस रिवीजन करानी है, रिवीजन ही कराऊंगा कुछ तो। चलो तो मैं तुम्हें ट्रांसफार्मर ही रह रहा है बस। नहीं तो कल तो टेस्ट है, आज फ्राइडे है बेटा। हाँ करा दूंगा, तुम देख लेना फिर बाद में अलग से बता देना, ठीक है। ठीक है चलो ठीक है।
हाँ भाई हो गया बेटा, जब कॉपी कर लो तो बोल देना डन सर। टेन सर। चलो तो ये है। अब मैं आपको हाँ क्वेश्चन और करा देता हूं कुछ, है ना। ये देखो चैप्टर तो ये लगभग खत्म हो गया, इसमें न्यूमेरिकल्स ही करानी है आपको, तो आप न्यूमेरिकल्स देख लो, है ना। जैसे कि क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, चलो मैं आसान क्वेश्चन करा देता हूं पहले, है ना। जैसे ये है क्वेश्चन, देखो ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.4 मिली हेनरी is connected to a capacitor of capacitance 400 picofarad to what wavelength is this circuit tuned? किस वेवलेंथ के लिए ये सर्किट ट्यून है? इसका मतलब ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन, ये एलआरसी सर्किट जो है ना, ये पता है क्या होता है? ये ट्यूनर होता है, रेडियो ट्यूनर, है ना। मैं बता देता हूं, ये जो एलसीआर सर्किट होता है ना, ये होता है रेडियो ट्यूनर। यहां पे जो लगा रहता है, ये एंटीना लगा रहता है यहां पे यूं करके, रेडियो ट्यूनर। जब आप पहले जो रेडियो आती थी, एफएम जो आता था, उसमें इस तरीके का गोल गोल बटन होता था, है ना। गोल गोल बटन करके चैनल सेट करते थे, कभी कोई सी फ्रीक्वेंसी, कभी कोई सी फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपको बताता हूं, ये जो एलआरसी सर्किट हमने पढ़ा है, ये रेजोनेंस में, इसका रेजोनेंस का मतलब क्या होता है एलसीआर सर्किट का? देखो ध्यान से, जैसे बोर्ड पे देखो इधर, जैसे ये हमारा घर है, तो हमारे पास एफएम होता था ना, ऐसे एफएम, ऐसे करके एफएम होता था, और यहाँ पे एक एंटीना लगा रहता है यूं, है ना। तो जैसे स्टेशन होते हैं, बहुत सारे रेडियो स्टेशन, आपके यहाँ भी एफएम आते होंगे, दिल्ली में तो बहुत सारे एफएम स्टेशन हैं, कैसे 92.7, 91.3 ऐसे, है ना, 95.0, 98.5, 98.3 ऐसे करके आते हैं ना। तो बहुत सारे रेडियो चैनल होते हैं। तो जैसे टावर है, तो टावर जो है सिग्नल को भेजता है यहाँ पे, दूसरा टावर जैसे सिग्नल को भेजता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, दूसरा टावर, है ना, ऐसे भेजता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है। यहाँ पे मान लिया टावर है और ये भेज रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है। तो ये जो एंटीना होता है, जो रेडियो में जो एंटीना लगा रहता है, इसके अंदर यहाँ पे एक एलसीआर सर्किट लगा रहता है, ये ऐसे कर। क्लियर है क्या बात? चाहिए तो इस पर सभी टाइप की वेव्स पहुंचती हैं, ऐसे करके यू ये बहुत सारी वेव पहुंचेंगी। जैसे यहाँ पे मान लिया एंटीना खड़ा कर दो, तो एटमॉस्फेयर में तो सारी वेव है,
सब पहुंचेंगी, लेकिन ये लेगा उसी वेव को जैसे ओमेगा 1, ये ओमेगा 2, ओमेगा 1, ओमेगा 3 है, तो ये उसी करंट को पास करेगा जिसके लिए इसे ट्यून कर रखा है। ट्यून करने का मतलब यहाँ पे हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बदलते हैं ऐसे करके, यूं मुंडे घुमा के। जो हम मुंडे घुमाते हैं तो कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटर होता है, उसकी कैपेसिटेंस बदल जाती है। तो जब कैपेसिटेंस बदल जाएगी तो इसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो भी बदल जाती है। तो जैसे इस रेडियो ट्यूनर में इसकी जो फ्रीक्वेंसी सेट कर दी आपने, कैसे सेट कर दी, मान लिया आपने फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपने ये सेट कर दी, तो इसमें जो भी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी वही वाले सिग्नल पास कर जाएंगे, और यहाँ पे लगा करके एक स्पीकर से लगे होते हैं ये, तो अंदर प्रोसेसिंग होती है और यहाँ से वही साउंड सुनाई देगी, उसी साउंड के सिग्नल को ये पास करेगी, यहाँ पे वही साउंड होगी जो ये वाला सर्किट पास कर पाएगा। और ये किसके हिसाब से पास कर पाएगा, ये ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC के हिसाब से पास कर पाएगा। बाकी फ्रीक्वेंसी को जैसे मान लिया ओमेगा नॉट है और इसे आपने ऐसे सेट कर दिया कि जो ओमेगा नॉट है वो ओमेगा 2 के बराबर हो गई, तो ओमेगा 1 ओमेगा 3 के सिग्नलों को छोड़ देगा और यहाँ पर जो सिग्नल सुनाई देगा वो ओमेगा नॉट ओमेगा 2 का सिग्नल सुनाई देगा, है ना, जैसे ओमेगा 2 का सिग्नल सुनाई देगा। तो यदि आप इसे कैपेसिटर को बदलोगे, इस कैपेसिटर को यूं मुंडी घुमा के बदलोगे तो फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। मान लिया आपने कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी, तो जैसे मान लिया ये हो गए इसके बराबर, तो इन सिग्नल को छोड़ देगा, बाकी यहाँ पे आपकी बात जो साउंड सुनाई देगी वो ओमेगा 1 की सुनाई देगी। तो ये एलसीआर सर्किट जो होता है ये रेडियो ट्यूनर होता है जो हमारी रेडियो के अंदर लगा होता है। क्लियर है क्या बात? तो उसी पर सवाल है, सवाल तो बहुत ही आसान है। क्लियर है बात? कुछ आप पढ़ लो, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो सकता है आपको समझ में आया हो सकता है समझ में नहीं आया हो, लेकिन रेडियो ट्यूनर तो ऐसा ही काम करता है। सही है भाई बात? तो हमें तो इसका आंसर बता दो आप। पहले आप ना फ्रीक्वेंसी निकाल लो बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल लो। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेसिकली आपको इसमें, ये LC, L कितनी दे रखी है इसमें 0.4 मिली हेनरी, है ना, 0.4 मिली हेनरी, और C कितना है भाई 400 पिको फेराड, तो 400 पिको फेराड 10 की पावर -12 आ जाएगा। तो ये इसे कैलकुलेट कर लेंगे अपन, तो कितना आएगा भाई,
ये आ जाएगा 4 चौक 1600 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 2, ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 8 बटे 400 नहीं 40, तो जाएगा 1/4 इंटू 10 की पावर 7, ये आ गया ओमेगा नॉट आ गया। तो जब ओमेगा नॉट आ गया तो हमें तो वेवलेंथ निकालनी है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 ऐसे करके होगी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है 2f f0 ऐसे होती है। तो v f into लैम्डा, वेवलेंथ जो होगी वो v अपॉन फ्रीक्वेंसी के होती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इनकी स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड की होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो लाइट होगी और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी आ जाएगी भाई, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई, है ना, ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई। तो ऐसे लिख लो यहां f नॉट कितना आ जाएगा इससे 1/8 पाई इंटू 10 की पावर 7, तो यहां लिख देंगे हम 1/8 पाई इंटू 10 की पावर 7, 3 इंटू 10 की पावर 8 इज इक्वल टू इंटू 8 पाई 10 की पावर 7, 30 इंटू 8 इंटू पाई, और सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा 753.6 मीटर इज द वेवलेंथ। तो कौन सी वाली वेवलेंथ को, ये सर्किट जिसमें इंडक्टर ये हो और कैपेसिटर 400 पिकोफैराड हो, कौन सी वेवलेंथ को ट्यून करेगा, इसमें से कौन सी, ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 जिसकी वेवलेंथ लगभग 7553 होगी, वही वाले सिग्नल जो है स्पीकर में सुनाई देंगे। कुल मिला के बात ये है। हाँ भाई, क्लियर है क्या बात? तो ये ऐसे करना है। अब मैं थोड़ा सा टफ सवाल करा देता हूं, है ना, अच्छे लेवल का सवाल है, तो आप करने की कोशिश करना, है ना। और देखो, जैसे क्वेश्चन लिख लो, इस सीरीज LCR circuit with resistance with R is equal to 100 √5 ohm is connected
to an AC source of 200 volt when the capacitor is removed from the circuit. Current lags behind EMF by pi by 4 when inductor is removed from circuit, keeping capacitor and resistor in the circuit. Current leads by an angle of tan inverse 1/2. Calculate the current and power dissipated in LCR circuit. सही है बात? करो। बताओ भाई कैसे करोगे? करो कोशिश। इसमें एलसीआर सर्किट दिया हुआ है, पहले यहां तक करोगे? हाँ भाई कॉपी कर लो पहले, 1 मिनट देता हूं मैं आपको कॉपी करने के लिए। सही है भाई, तो देखो इधर
ध्यान से देखो, एलसीआर सर्किट कैसे होता है? एलसीआर सर्किट में एल, सी और आर होता है ना भाई? ये तो वोल्टेज है, क्लियर है? के बाद तो एसी का वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्ट, साथ में ये 200 वोल्ट है आरएमएस, एक रेजिस्टेंस दे रखा है 100√5 ओम। ना अपने को एक्सएल पता, ना अपने को एक्ससी पता, लेकिन वो ये कह रहा है, देखो पढ़े यहां से, when the capacitor is removed from the circuit, current lag behind, देखो LIC और VR तो ऐसे होगा। जब कैपेसिटर रिमूव करते हैं, कैपेसिटर यदि इसमें से हटा देते हैं, इसमें से हटा देते हैं, तो कि जब कैपेसिटर, अब इसके लिए तो ये हो गया, और जब कैपेसिटर हटा देते हैं तो करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाय π/4। तो जब आप कैपेसिटर हटा दोगे, पहले में देखो, जब कैपेसिटर हटा दोगे तो क्या बचेगा? VL, कैपेसिटर हटा देंगे, और यहां क्या बचेगा? R यानी VR, और करंट आई तो होगी इसी डायरेक्शन। तो जो नेट वोल्टेज होगा, नेट वोल्टेज कितना वोल्टेज है? 200 वोल्टेज, और करंट जो लैग कर रही है वो π/4 कर रही है। बात समझ में आई? तो यानी कि फेज डिफरेंस कितना दे दिया? π/4। तो ये केवल L और R सर्किट बचेगा, है ना भाई? L और R सर्किट बचेगा। तो R तो ऐसे होगा, XL ऐसे होगा, और Z ये है, तो 5। तो tan phi यदि आप रखोगे तो XL/R आ जाएगा इस सर्किट के लिए, है ना? यदि आप कैपेसिटर हटा देते हो तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस बचेगा, और tan phi कितना है? 45 डिग्री। तो tan 45 कितना होता है भाई? tan 45 is 1, XL is equal to R। तो XL is equal to R is equal to कितना हो जाएगा? 100 कितना है? 5 ओम XL आ जाएगा। तो इस तरीके से XL आ जाएगा। इसी तरीके से आप XC भी निकाल लीजिए, इसी तरीके से आप XC भी निकाल लीजिए। XC निकालने के लिए करो कॉपी। हाँ भाई, तो अब देखो नेक्स्ट कैसे करेंगे। व्हेन इंडक्टर इज रिमूव, उसके बाद क्या करते हैं हम? इंडक्टर रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द सर्किट, कीपिंग कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इन द सर्किट। रजिस्टर और कैपेसिटर तो है, तो जब रजिस्टर और कैपेसिटर हैं और आपने बोर्ड लगाया तो देखो, तो करंट आई और सी तो इधर ही होगी ना, और नेट वोल्टेज कितना होगा भाई? नेट वोल्टेज तो 200 वोल्ट
200 वोल्ट ये होगा तो ये फाई हो जाएगा। तो कह रहा है करंट लीड, करंट तो लीड करेगी, ये क्या होगा, ये नेट वोल्टेज होगा और ये करंट होगी। समझाएगा, एलआर आरसी सर्किट में करंट लीड करती है और इसमें tan फाई की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1/2, tan फाई 1/2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे XC और ये हो जाएगा R। तो ये तो होता है ना XC, VC का मतलब है XC और VR का मतलब है R। तो tan phi = परपेंडिकुलर अपॉन XC अपॉन R। तो बेटा XC कितना हो जाएगा, R/2 और R कितना दे रखा था, 100√5/2 यानी 50√2 ओम। तो यानी हमारे पास XL भी आ गया और XC भी आ गई, XL और XC दोनों आ गया। We found XL and XC both. हाँ भाई, तो XL XC R, क्वेश्चन में शुरू में R दे रखा था, XL XC निकालने के लिए आपको कंडीशन दे रखी थी। उसके बाद आपको करंट निकालनी है और पावर निकालनी है, करंट और पावर। तो करंट कोई निकाल सकता है बच्चा, करंट कैसे निकालेंगे, V/Z। करंट का मतलब होता है RMS से, यानी कि IRMS VRMS अपॉन Z। तो पहले Z ही निकाल लो। Z कैसे निकालेंगे, एलआरसी सर्किट की XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर से निकालो। पहले Z निकालो फिर IRMS निकालो। वेरी गुड। देखो कितना हम करते हैं, ये आ जाएगा 100√5 माइनस और ये 50 है, 50√5 प्लस 100√5 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो आ जाएगा 50√5 का होल स्क्वायर और 100√5 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन तो आप ही को करनी है बेटा। √5 यहाँ पे कॉमन, 2500 और 10,000 ऐसे आ जाएगा, है ना। या ऐसे कर लेते हैं, 50 × √5 तो 250 वोल्ट ओम आ जाएगा। और जो VRMS है वो कितना है, 200/250 4/5 IRMS आ गया 0.8 एम्पियर। तो जब IRMS आ गया तो एवरेज पावर का फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे भाई, IRMS स्क्वायर × RBC भी निकल जाएगा और IRMS × cos phi से भी निकल जाएगा। अब cos phi आप निकाल लेना, देखो है ना।
इससे अच्छा है कि आप ये लगा लो, क्योंकि IRMS तो पता है हमें, और रेजिस्टेंस कितना है 100√5, तो 8.2 ऐसे आएगा ना इंटू √5 वॉट इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द एवरेज पावर, दिस इज द एवरेज पावर। तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। सही भी